जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, नेगेटिव रिव्यू अगर देखा जाए तो उसमें ये बताया जाता है कि ये जो पार्टी है एक तो कास्टिज़्म और जातिवाद और धार्मिक चीज़ों का ये फ़ायदा उठाती है लोगों। चाहे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे उनकी अलायंस की कोई भी लोग हों, वो लोग इस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो लोग ऐसे भाव से लोगों को जोड़ते हैं क्योंकि उनके समय पर हम लोग आए दिन देखते हैं त्रिलोकपुरी में कोई ना कोई गतिविधि है, ऐसे आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे और जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है नहीं है, इस पर भी सवालिया निशान बनता है। इसमें महिलाओं के ऊपर मैं बात करूं, अपने युवाओं के ऊपर बात करूं, अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर बात करूं, तो उसके अंदर एक बात ध्यान कराना चाहता हूं। मोदी जी को लेकर के है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पॉलिसी पे उन्होंने काम किया। ये आखिरी सवाल है आपके लिए कि आप कितना सहमत है इस बात से? माननीय प्रधानमंत्री जी को जब जब भी मैं देखता हूं, रोज एक दिन मैं उनको रोज नित प्रतिदिन उनकी वीडियो या फोटो देखता हूं ना, तो मुझे एक ऐसा मन में उत्साह आता है कि वो व्यक्ति 75 साल से ऊपर की उम्र उनकी, और वो देश की सेवा के अंदर बिना अविराम के लगे हुए हैं दिन रात कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मैं देश के लोगों को कैसे आगे लेके जाऊं। आज ये देश नया भारत बन चुका है जिसके अंदर अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसका आंख उठाने नहीं देते हम, ऐसा देश बन गया, उसके घर में घुस के उसको मारते हैं। नमस्कार, मैं दीपक वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है लोकप्रिय विधायक श्री रविकांत उज्जैनवाल जी, जो कि त्रिलोकपुरी से है। और त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ त्रिलोकपुरी विधानसभा बल्कि दिल्ली के सबसे युवा विधायक है। जानते हैं इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि जो शुरुआती सफ़र रहा आपका, तो वो किस तरह से रहा और क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आप? मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ही। मेरा जन्म 1992 में हुआ 21 जून को, और मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। और सामान्य परिवार में पैदा होने के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस व्यक्तिगत और एक मनुष्य जीवन में झेलने को मिलते हैं। उन सब चैलेंजेस को, उन सब चीज़ों को बढ़ते हुए देखते हुए आगे निरंतर पढ़ते हुए आगे बढ़े, और इसमें हमने लगातार पढ़ाई को महत्वता देते हुए, क्योंकि जिस वर्ग से आता हूँ मैं, उस वर्ग में जो शिक्षा का है वो महत्व अपने आप में व्यक्तित्व को निखारने की ओर बढ़ता है। और मैं लगातार इस प्रेरणा से जुड़ता रहा कि जो मेरा परिवार है, जिसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मांगेराम जी, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और वो निरंतर समाज के अंदर समाज की सामाजिक समरसता, समाज का नेतृत्व और समाज के अंदर ऐसा भाव पैदा हो जिसमें एक मानवता का स्रोत, एक मानव जुड़कर मनुष्य जीवन में सार्थक जीवन किस रूप में बने, उसको लेकर उन्होंने हमें सिखाया। और वो निरंतर हमारे पूरे परिवार में वैसी विचारधाराएं पनपती रही। और हम, मेरे दादाजी के साथ जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ वो विचार हमारे पूरे परिवार के अंदर वो घर करा, और उस विचार से हम राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ चले। और लगातार पढ़ाई करते हुए एक सरकारी स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा करी, जिसमें मैंने बीकॉम से अपना 12वीं क्लास करा। उसके बाद मैंने बीकॉम से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैं एमबीए एचआर फाइनेंस में किया, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक डिप्लोमा है जो स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार कराती थी, उसमें मैंने एक डिप्लोमा के उसमें काम किया। तो ये लगातार मेरा ये सफ़र रहा जिसमें मैंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी का ध्यान में रखते हुए उस काम को निरंतर सेवा भाव से और शिक्षा की ओर भी ध्यान करते हुए अपने समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरणा मिली। तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, जैसे आप युवा हुए और प्रेरणा की अगर बात करें, तो आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड भी रहा है उस तरीके का, या फैमिली में आपने बचपन से उस चीज़ को देखा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जैसे बैकग्राउंड था और आपने बचपन से उस चीज़ पे काम किया, तो कभी आपने सोचा था कि कभी राजनीति में उस लेवल पे भी आप काम करोगे, कि कभी इस प्रकार से विधानसभा की जिम्मेदारी आपको जो है जनता देगी? कभी सोचा था कभी उस एक उम्र में जब आप छोटे थे? मैं बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न किया। जब मैं अपने दादाजी को देखा करता था कि उनकी समाज के लिए जो जिज्ञासा काम करने की, उनकी समाज को सामाजिक समरसता, नैतिकता के साथ जोड़ने की, उनका ऐसा भाव जो लोगों को हमेशा प्रेरणा देता था कि समाज में
कैसे समाज को आगे लेकर और अपने विधानसभा को एक मजबूत करके हम लेकर जाएं, तो वो प्रेरणा लगातार उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, उनको देखा। दुर्भाग्यवश 2005 में वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब मैं बहुत छोटी कक्षा में था, लेकिन वही प्रेरणा मैंने अपने पिताजी में, वो लालसा, वो जिज्ञासा देखी कि समाज के अंदर उन्हें, जो कि ये वो समाज है जो लोगों को बहुत कुछ देता है और अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को हमें जोड़कर रखना, ये मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा कि अपने राष्ट्रवाद नीति, राष्ट्र के प्रति आपका भाव, आपका प्रेम, आपका समर्पण, ये हमेशा सिखाता है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे भाव से जुड़ रहे हैं। तो मैं उस उद्देश्य से लगातार जुड़ता रहा और सच में जब घर का माहौल ऐसा होता है जिसमें राष्ट्रीय प्रेम का भाव हो और घर में सामाजिक समरसता का भाव हो, तो वो चीज़ें मुझे कड़ी जोड़ती चली गई और मैं उस भाव से जुड़ता चला गया। जबकि मैंने बताया, मैंने बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। अधिकांश लोग राजनीति में आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस उससे आते हैं, लेकिन मैं कॉमर्स का छात्र होने के साथ साथ मैं इस भाव से जुड़ता चला गया कि मेरा राष्ट्र निर्माण में मेरी क्या भूमिका हो सकती है। उस बात से जुड़ते हुए आज इस बात को गर्व से मुझे कहने में बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार से, जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस भारत के विकसित भारत की यात्रा का एक मैं भी सहभागी के रूप में अपनी त्रिलोकपुरी विधानसभा के रूप में चुनकर आया हूं और इसी संदेश को हम लगातार आगे जुड़कर काम करते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक स्वयंसेवक होने के नाते मिली, जो मुझे लगातार इस बात को प्रेरणा स्वरूप मुझे इस काम को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। बट सर, ऐसा देखा गया है राजनीति में, आप तो क्या है कि बहुत युवा है, पर ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा इस्तेमाल होता है युवाओं का खास तौर से। और जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, नेगेटिव रिव्यू अगर देखा जाए तो उसमें ये बताया जाता है कि ये जो पार्टी है, एक तो कास्टिज्म और जातिवाद और धार्मिक चीज़ों का ये फ़ायदा उठाती है लोगों का। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ इतने सालों में कि जाति आधार पर आपके साथ भेदभाव हुआ हो ऐसा? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूं। मैंने पहले ही इस बात को कहा कि मैं जिस वर्ग से आता हूं, उस वर्ग को पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे उनकी अलायंस की कोई भी लोग हों, वो लोग इस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो लोग ऐसे भाव से लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि उनके समय पर ये जातीय विभाजन करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसलिए बार बार धन्यवाद करता हूं क्योंकि 100 वर्ष पूर्ण होने पर, और मैं भी एक वाल्मीकि समाज से आता हूं, और उन्होंने इस बात का संदेश दिखाया कि कभी भी जात पंथ अनेक, हिंदू हम सब एक, इस भाव से जोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है, जो अनेक जगह आप देखेंगे। आज किसी भी उदाहरण के रूप में देखें, मुझे पहले समय में ही विधायक के रूप में चुनकर और मेरे जिला विकास समिति का अध्यक्ष बनाकर इस बात को उन्होंने केंद्रित किया कि हम सब एक हैं। और ये जो धारणाएं लोगों के मन में पैदा की जा रही हैं, ये सब की बात का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि सिर्फ एक ही मात्र मूल संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी विचार ये है कि हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बने, हमारा भारत अखंड भारत बने और हमारे भारत के अंदर सामाजिक नैतिकता के साथ साथ सामाजिक समरसता का भाव लोगों में जागे। तो वो कार्य निरंतर वो करते जा रहे हैं और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस संगठन का कार्यकर्ता हूं और इस संगठन का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, जो हमेशा मुझे भी प्रेरणा देता है कि आने वाली पीढ़ियों में भी इस संदेश को मैं पहुंचाऊं कि जो लोगों को भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्टवाद और राष्ट्रीय विरोधी नीतियों को अपनाने वाले वो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके का भाव पैदा कर रहे हैं। सर, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है त्रिलोकपुरी, सर सबसे सेंसिटिव एरिया अगर वैसे देखा जाए, मतलब हिंदू मुस्लिम्स को लेकर के बहुत सेंसिटिव एरिया है। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई है कभी कि यार, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स होने वाले हो या ऐसी संवेदनशील कोई मामला आपके सामने आ गया हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप किस पक्ष का ज़्यादा साथ देंगे? मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, 2014 में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, उस समय मैं ग्रेजुएशन का अपना लास्ट ईयर कंप्लीट कर रहा था। 2014 में ऐसे दंगे त्रिलोकपुरी विधानसभा में देखने को मिले थे, जिसमें एक बहुत बड़ा युद्ध का एक
हमने देखा, और पहली बार ऐसा देखा कि सब जगह मतलब धाराएं लगा दी गई, रोक दिया गया, आगमन जागमन रोक दिया गया। लेकिन जब बात आती है, मैं जिस धर्म से आता हूं, मेरी जिम्मेदारी उस धर्म के प्रति सबसे पहले है, क्योंकि मैं इस धर्म का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सिर्फ एक हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलता है, सब धर्मों का सम्मान करता है, सबको एक रूप में देखता है। वो कभी नहीं देखता कि ये मुस्लिम है, ये है, ये सिख है, ये ईसाई है, कभी कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि ये मानव है। और हमारे धर्म में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि मानव धर्म को हमेशा सम्मान देने का काम करते हैं। चाहे वो जीव जंतु से हम प्रारंभ करें, चाहे मानव जाति से बात करें, हर एक को सम्मान देने का काम सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। और हिंदू धर्म के पर जब भी कोई बात आएगी, हम सब लोग मिलकर, हम ये नहीं कहते हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात है विषय धर्म की, तो हम सबको भी ये 7 अन्य धर्मों को भी समझना होगा कि हिंदू धर्म सबका सम्मान करता है और सबको एक साथ लेकर चलने वाला धर्म है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे सर, आप सबसे युवा विधायक है। एक्चुअली जो आपका इंटरव्यू लेने का जो मेन रीज़न था वो ये भी था कि आप एक युवा विधायक है। युवा की जब बात आती है ना, तो हम अगर दिल्ली शहर में देखें तो बहुत कम ऐसे युवा है जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब आपकी विधानसभा में आपने जब से आप विधायक बने हैं, तो ऐसे कौन से काम है आपको लगता है कि आपकी विधानसभा याद रखेगी कि कभी आप अगर आप यहाँ पर हो और आप काम कर रहे हो तो आपने सबसे बेस्ट सर्व किया है लोगों को? मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। रिहैबिलिटेशन ऑफ सीवर ट्रंक लाइन, जब से 1982 से दिल्ली का एक मास्टर प्लान के रूप में दिल्ली को बसाया गया, तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ पर सीवर की कंडीशंस, हमारे यहाँ नहीं पूरी दिल्ली भर में सीवर की जो कंडीशंस हैं वो बहुत चरमरा गई हैं। उस समय की कैपेसिटी के हिसाब से लगभग 47 से 50 लाख की आबादी दिल्ली की आबादी के रूप में बसाने के बाद बनाई गई थी, और आज दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तब से लेकर अब तक किसी भी सरकारों ने, 27 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राज किया, एक भी समय उन्होंने ये नहीं देखा कि दिल्ली की जरूरत एक्चुअल में क्या है। मां यमुना के ऊपर सारा नाला फेंक दिया जाता था, गंदगी सीवर की फेंक दिया जाता करती थी। लेकिन आज एक इतिहास के अंदर स्वर्णिम पलों में एक शब्द लिखा जाएगा कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में 57 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिना कहे, बिना हमारे ज्यादा जोर लगाए, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इसमें आप लोगों को क्या नुकसान होगा या क्या नफा होगा। उन्होंने कहा कि त्रिलोकपुरी के लिए आवश्यकता है तो पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूर्वी दिल्ली में पहला हमारी विधानसभा ऐसी बनेगी जिसमें सारी ट्रंक लाइन रिहैब होंगी। लगभग 3 किलोमीटर के अंदर ये ट्रंक लाइन आती है, और 3 किलोमीटर की रिहैबिलिटेशन से हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जो आज लोग सीवर की परेशानी, गंदे पानी की परेशानियां झेल रहे हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क, एक मील का पत्थर साबित होगा ये 57 करोड़ रुपए का बजट। दूसरा काम, जो स्टेडियम है, युवा हूं क्योंकि मैं युवाओं का दर्द और पीड़ा जानता हूं। एक 9 ब्लॉक का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हमने स्टेडियम का, हमारे पुराने समय में आदरणीय जो पूर्व विधायक थे आदरणीय सुनील वैद्य जी ने उसको बनाया था। उसके बाद से उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन ध्यान किसी ने नहीं लगाया। इस बार मैंने अपने युवाओं साथियों के लिए, बहन बेटियों के लिए इतना अच्छा व्यवस्थित रूप से उसको बनाकर खड़ा करके दे रहे हैं हम कि वो लोग, हमारे युवा लोग जो खेलने के लिए मजबूर होते हैं, खेलने के लिए स्थान नहीं उनके पास होते, उनको जगह पर जाकर जब खेलेंगे, चाहे वो इंडोर गेम हो, चाहे वो आउटडोर गेम हो, चाहे वो घूमने की सैर की बात करें, तो एक मील का पत्थर साबित वो स्टेडियम हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा के लिए जान बनेगी, जिसमें सभी मेरे युवा जो आज कल का भविष्य इस देश का है, वो युवा हमारे मिलकर खेलेंगे और इंडिया का, अपने दिल्ली का, अपने त्रिलोकपुरी विधानसभा का नाम रोशन करेंगे। उस संदेश से हम जोड़ रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स, क्योंकि अधिकांश हमारे लोग बड़े बड़े जगहों पर, कई जगह पर कम्युनिटी सेंटर्स नहीं होते, तो उनको, जो लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, जो
गरीब तबके के हमारे लोग हैं, वो लोग देखते हैं जगह इतनी हालत ख़राब है कम्युनिटी सेंटर समुदाय भवनों की, तो कई लोग अपने बैंकेट हॉल में प्रोग्राम करते हैं। ऐसे 2 बड़े समुदाय भवन हमारी विधानसभा के लिए ऐसे बनाकर खड़ा करेंगे जो लोगों के लिए सुविधा भी देंगे और उनको आने वाले 20 साल 30 साल के लिए एक ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे कि वो लोग वहां पर अपने अच्छे बच्चों की शादी विवाह कर पाएंगे। चौथा एक बड़ा हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम, जितनी कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका रोड्स की होती है, जो हमारे हार्ट्स टू हार्ट, मैन टू मैन और रोड्स टू रोड कनेक्ट करते हैं, राज्य को राज्य से कनेक्ट करते हैं। ऐसी हमारी एक रोड दूसरे ब्लॉक की तरफ जाती है, दूसरी ब्लॉक तीसरे ब्लॉक की तरफ जाती है। बड़ी रोड्स पूरी खंडर हुई पड़ी थी, पिछली सरकार गड्ढे में थी या गड्ढे में सरकार थी, ये किसी को पता ही नहीं लग पा रहा था, लोग रो रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे। आज सारी रोड्स के जो टेंडर्स हो रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह है, उनके मन में खुशी है कि 1.25 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव हमने चेंजेस करा कि लोगों को वो चीजें कर रहे हैं। 5वीं हमारी बड़ी उपलब्धि, जितने पार्कों की हालत खराब हुई पड़ी है, पार्क की दुर्दशा खराब कर दी है, पार्कों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था कर दी है, पार्कों के अंदर एंक्रोचमेंट कर दिए, उन सबको व्यवस्थित रूप से ठीक करके, उन सबको अच्छे प्रकार से लाकर, उनकी पार्कों की व्यवस्था बनाकर, उनमें बेंचों की लाइटों की व्यवस्था करके, उन लोगों के लिए, सैर के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्थान बने जिसमें कोई भी अंधेरे में ना रहे। आज हमारी विधानसभा के अंदर जब लोग जाते हैं तो प्रेरणा लेते हैं कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर डार्क स्पॉट हो, सब जगह लाइटिंग है, सब जगह पूरी विधानसभा जगमगा रही है। ये हमारे काम इस समय कर हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मेरे पास बहुत सारी लिस्टें हैं जिसको मैं बता सकता हूं, लेकिन समय का भाव देखते हुए मुझे बात करनी है। देखिए, ये तो आपने जो बातें बताई, ये आपकी विधानसभा को लेकर के, ये आपके कामों से संबंधित थी। एक और जो मेजर इशू है वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के, हम लोग आए दिन देखते हैं त्रिलोकपुरी में कोई ना कोई गतिविधि है, ऐसे आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे, और जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है नहीं है, इस पर भी सवालिया निशान बनता है। आपका क्या विज़न है उस चीज़ को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? आप ऐसा कौन सा स्टेप लेंगे कि जो युवा है वहाँ के, उनको समझ में आए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारी विधानसभा के लिए खतरनाक हो? देखिए, जो क्राइम है सबसे बड़ा विषय किसी भी क्षेत्र का है, जी। किसी भी क्षेत्र की हम बात करें तो क्राइम एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे सभी जनप्रतिनिधियों का, पुलिस प्रशासन का, शासन का, सबका एक रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसमें महिलाओं के ऊपर मैं बात करूं, अपने युवाओं के ऊपर बात करूं, अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर बात करूं, तो उसके अंदर एक बात ध्यान कराना चाहता हूं मैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा वो विधानसभा नहीं है जिसके अंदर कोई भी कुछ भी करके चला जाए और उसको छोड़ दिया जाए। ये त्रिलोकपुरी विधानसभा वो है जो देवादिदेव महादेव जी, जिन्होंने एक बात को कही है कि कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नौखंड में महादेव से बड़ा न कोई। महादेव जी वो थे जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी और उन्होंने विष खुद पिया। तो ये वो विधानसभा है जो, अब वो समय नहीं है, अब बदलाव का समय है, अब परिवर्तन का समय है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब ये वो समय है, एक भी व्यक्ति को 1% भी परेशानी ना हो, उस चीज को हम लगातार पुलिस के साथ भी इस चीज को इंश्योर करते हैं। पेट्रोलिंग की व्यवस्था हमने बहुत बढ़ा दी है। हमारे यहाँ लगभग ऐसे 3 पॉइंट है जिनमें शराब बिका करती थी और सट्टे चला करते थे। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक्स्ट्रा 31 ब्लॉक, उसमें दूसरा पॉइंट 30 ब्लॉक, उसमें तीसरा पॉइंट 3 ब्लॉक। इन 3 जगह पर अभी हमने खत्म किए हैं। और ऐसे क्राइम जो युवा निकल कर इस क्राइम को करते हैं, उनको कम करना हमारी प्राथमिकता। और मेरी सरकार से भी मेरा एक निवेदन मैं करने वाला हूं कि जो इस प्रतिक्रिया में इसमें हाथ अपना लगाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों को पुरजोर उनका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों की सजा जेल में ही होनी चाहिए। किसी को भी टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि गुड गवर्नेंस की यही एक जिम्मेदारी है कि सबको सारी सामूहिक प्रयासों से हम इन कामों को लेकर चलें। अब सर, आपकी विधानसभा में अगर जैसे क्राइम को लेकर के हमने बात करी, एक और जो मैं मतलब कुछ डिफरेंट इशू है थोड़ा सा, मैं ये देख रहा था कि आप जैसे युवा है और आपने कहा वाल्मीकि समाज से भी है ना। अभी वाल्मीकि समाज के ऊपर भी काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत बुरा व्यवहार लोग करते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ। इनफैक्ट एमसीडी के कुछ कर्मचारियों का था, उनको वाल्मीकि समाज का नाम लेकर के
बहुत गलत तरीके से कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, आपकी कम्युनिटी की विशेष को इस तरह से बोला जाता है? आप क्या कुछ एक्शन अपनी सरकार से कुछ इसके लिए कहेंगे, कुछ लेने के लिए, कि ताकि कोई आपके नाम को लेकर के ऐसे गलत ना बोले आपके लोगों को? देखिए, महर्षि वाल्मीकि भगवान, मैं उनको चरणों में नमन करता हूँ उनके। महर्षि वाल्मीकि भगवान वो हैं जिन्होंने अच्छे सच्चे मायने में हिंदुत्व का असली परिचय देने का काम करा। प्रभु श्री राम जी के बारे में आदि कवि त्रिकालदर्शी, जिन्होंने 3 समय बाद का तक का सोचकर उन्होंने लिखकर इस बात को बताया कि रामायण के रचयिता उन्होंने प्रभु श्री राम जी, जो श्री राम जी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, उनके बारे में पूरे संसार में जो बताने का काम करा महर्षि वाल्मीकि भगवान ने करा। अब बात आती है समाज के बारे में। समाज में जब जब भी समाज के लिए बात आएगी तो उनका सेवक, उनका बेटा, उनके हकों के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनकी पहचान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये बात में अगर कभी ऐसा कुछ भी, मैं खुले मंच से इस बात को कहता हूं, जब जब मेरे समाज को किसी भी तरीके की आवश्यकता अपने बेटे से पड़ेगी, निसंकोच निसंदेह वो आए, और उन लोगों का सम्मान मेरा सम्मान। और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये सब जातीय जो रूप लोगों ने बना रखा है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जाति पंथ अनेक, हिंदू हम सब एक, हम सब सनातनी हैं और सच्चे मायने में हिंदू हम सब हैं। और हम सबको प्रेरणा ना लेके, महर्षि वाल्मीकि भगवान से प्रेरणा लेके इस व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। और जिस पैटर्न पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इस काम को में जुटा हुआ है कि हम किस तरीके से सब जाति भूलकर सब एक हिंदू और मानव के रूप में निकल कर आए, ये तो व्यवस्थाएं सबने की हुई है। लोग कर्म से अपने आप को, कर्म प्रधान है आज इसके युग में, और कर्म प्रधान का मतलब यही है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अपने आप को संदेश देता है कि हम किस समाज से आते हैं, हम किस जगह से आते हैं। हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, उन सब के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी सब समाज की है। सब समाज का आदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और सब हिंदू हैं, इस बात का हमें विश्वास है। सर, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि हम लोग जो जो जिस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं आए दिन युवाओं को लेकर के, खास तौर से आप पढ़ लिख गए, आप यहाँ तक पहुँच गए। मैंने देखा अक्सर वाल्मीकि बस्तियों में भी युवा इतना पढ़ लिख नहीं रहे, उस लेवल पे जा नहीं रहे, स्पोर्ट्स में भी नहीं है, एजुकेशन में भी नहीं है। आप विधायक बने, आपकी विधानसभा में आप बहुत पॉपुलर है, और दिल्ली के अंदर भी अगर देखा जाए तो आप एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी से आते हैं, आप ही बड़े और मतलब यंग नेता है, बड़े नेता मतलब यंग नेता आप ही है, यंग लीडरशिप में है। तो एक स्पेसिफिक एक इस कम्युनिटी के युवाओं के लिए, और इसके अलावा सभी जो युवा है दिल्ली के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब युवा इस देश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को एक भारत बनाने के लिए, जिसमें सबकी एक सामूहिक आवाज हो, जिसका नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिस विजन पर विकसित भारत की यात्रा में वो आगे बढ़ चलें। मेरे युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज का युवा कल का भविष्य है इस देश का, और देश का भविष्य तभी मजबूत होता है क्योंकि अधिकांश हम लोग देखते हैं, इस पूरे विश्व की बात करें तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी की है तो वो युवा की है। और युवा कल के निर्माण का एक बहुत सुनहरा अवसर वो देखने वाला है। मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि इस विकसित भारत की यात्रा में अपनी सहभागिता निभाएं, किसी ना किसी आयामों से जुड़ें, खेल से जुड़े रहें। खेल आपको अपने आप की कार्यशैली को, आपकी प्रतियोगिता को, आपके अपनित्व को और आपकी कार्यशैली को निखारता है, और उसे निखार से आप अपने समाज का, आप अपने माता पिता का, आप अपने राज्य का और आप अपने राष्ट्र का नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब सारी चीजें सब खत्म हो जाती है। मैं फिर इस बात को कहूंगा, जाति पंथ अनेक, हम सब भारतीय एक, हम सब हिंदू एक, इस धारणा के साथ हमें जुड़ के रहना है। और विकसित भारत की यात्रा में, जिसमें आत्मनिर्भर भारत हो, आप स्वयं की इच्छा से ऐसे व्यक्ति बने जिसमें भारत का स्वभाव जुड़ा हो, स्वदेशी का भाव जुड़ा हो, और आत्मनिर्भरता की पहचान बन के अपने आप को निर्माण करके
अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए, अपने गुरुओं का नाम रोशन करते हुए, अपने समाज का नाम रोशन करते हुए अपने राष्ट्र को पुनः एक विकसित भारत, एक सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत के रूप में ऐसा लेकर आए, क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है। इस बात को बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सब युवा इस देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ी सहभागिता के रूप में निकल कर आए और ज्यादातर अपने खेल कूद से जुड़े, नशे से दूर रहें। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा एक वो हथियार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा एक वो अधिकार है जिससे हर संभव प्रयास जो आप चाहते हैं अपनी मानव जीवन के अंदर, वो सब पूर्ण कर सकते हैं। कागज की, कलम और पेन की ताकत में इतनी ताकत होती है कि आप सब वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस निर्माण में आइए सब लोग मिलकर काम करें और भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, एक आखिरी सवाल है, मोदी जी को लेकर के है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पॉलिसी पे उन्होंने काम किया। ये आखिरी सवाल है आपके लिए कि आप कितना सहमत है इस बात से कि क्या उस चीज़ को आपने अपने जीवन में धारण किया है या आपने देखा है कि आजकल के युवा उस चीज़ पर काम कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं देश के यशस्वी, माननीय हमारे अभिभावक, क्या क्या नाम दूं वो कम है, प्रधानमंत्री जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मेरे साथ जितने लोग रहते हैं वो इस बात को, हमेशा इस बात को कहते हैं कि भैया या भाई, आप पूरे पूरे दिन जाते हैं, घूमते हैं, चलते रहते हैं, खाने का समय नहीं होता, कम से कम अपने लिए समय दीजिए, परिवार के लिए समय दीजिए। तो मैं उनको एक बात कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब जब भी मैं देखता हूं, रोज एक दिन मैं उनको रोज नित प्रतिदिन उनकी वीडियो या फोटो देखता हूं ना, तो मुझे एक ऐसा मन में उत्साह आता है कि वो व्यक्ति 75 साल से ऊपर की उम्र उनकी, और वो देश की सेवा के अंदर बिना अविराम के लगे हुए हैं दिन रात कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मैं देश के लोगों को कैसे आगे लेके जाऊं। आज ये देश नया भारत बन चुका है जिसके अंदर अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसका आंख उठाने नहीं देते हम, ऐसा देश बन गया, उसके घर में घुस के उसको मारते हैं। आज वो देश जिसमें तिरंगा लेकर अगर कोई व्यक्ति आ जाए युद्ध में, एक रूस की और उसकी लड़ाई का आपने उदाहरण मैं देता हूं कि कोई भारतीय अगर तिरंगा दिखा दे या उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी तिरंगा दिखा दे तो उसको सह सम्मान उसको लेकर भारत में दिया जाता है। ये भारत की पॉलिसी और भारत के काम करने का तरीका है, जिसमें रोड्स की कनेक्टिविटी हो, चाहे चुनाव रद्दी की बात हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A की बात हो, विकास के साथ साथ विरासत पे भी ध्यान देने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और सभी युवा उनसे सीखते हैं। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी उनसे सीखते हैं कि वो किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ सिखाते हैं और रोज हम उनको सीख सीख के अपनी जीवन शैली के अंदर इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि सुशासन 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, सुशासन के, ये सब उन्होंने करके दिखाया है, जिसमें जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन। ये बहुत बड़ी बात है कि 12 साल किसी सरकार को हुए और उन्होंने 1% भी करप्शन को आड़े नहीं आने दिए। ऐसी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस, सुशासन के ऊपर काम करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार जो लोगों के अंदर, लोगों के अंत्योदय पे बात करती है, पंक्ति में बैठे आखिरी वर्ग तक छूने का काम करती है, जन कल्याण योजनाओं पर जाती है। और ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे प्रधान सेवक मिले, मैं धन्य हूं और इस धरती माँ को धन्य मानता हूं कि माँ ऐसा लाल आपने जन्मा कि वो देश का नाम इस तरीके से रोशन कर रहे हैं कि हम जैसे युवाओं को ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि हम भी दिन रात चौगनी तरक्की करते करते इस काम में जुट जाएं कि हमारा देश, हमारी विधानसभा कैसे विकसित हो, कैसे शिक्षित हो, कैसे आदर्श बने और कैसे सुशासन की ओर हम बढ़ें। ये प्रेरणा हम लगातार उनसे लेते हैं और पहले ऐसे प्रधान सेवक के रूप में वो चुनकर आए जो अपनी बात को कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट रूप में पहले प्रधानमंत्री देश के बने जिन्होंने अपना समय को लगातार सेवा में दे रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी लगातार हमें प्रेरणा के रूप में हमें मिलते हैं और ऐसे भाव से हमें जोड़ते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद और वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतना कीमती समय अपना निकालने के लिए और पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।